116, 102, 96, 90, 74, 125. Good morning, sir. Very good morning. 80, 94, 201, 69, 102, 85. Good morning. Very good morning to all. 129, 120. After 5 minutes, I'll start the today session. Good morning, sir. Examples of linear combination of vectors in a vector space. Nirmal Mukati, 111. Hundred and 130, 119, Good morning, sir. very good morning. 80, 85. ठीक है. 76, Good morning, sir. very good morning. Moini Gelot. Priyanka Gelot. One 23, Good morning, sir. very good morning. 70, 16, 127. 70, 91, 72. Mukesh Sutar. Good morning, sir. Very good morning. 111. Okay. Praful Mahajan. It is 78. 208. After 3 minutes, I will start the today's session. 108, 10, 81. 105, 108, 118. Pratham Bagura. 104, 68, 126, 100. Nirmal Chaudhary. 121, 73,
115, 121, 107, Rupesh Patil, Priya Shahu, after 1 minute, I will start the session. '82, 71, 75, okay. I was talking about what do you mean by linear combination of vectors in a vector space. Along with this, the linear spawn also. Both the topics have been discussed yesterday. Now, I'm coming to solve a question on this topic. Then we connect you with new terms as linearly dependency and independency of set of vectors in a vector space. Because these two terms are very important to understand the base of vector space. We call as basis of a vector space. And then we come to the linear transformation in a vector space. Okay. How can it generate? Let me see one. I recall once again, then we come to the examples. Any vector, say y, is called a linear combination of certain vectors, say x1, x2, x3, xn, provided that if there exist scalars according to the number of vectors in the field of vector space in such a way that the linear combination of this vector equal to this the vector, then we say that or this is the condition of the examination of a linear combination of a vector, any orbital vectors for a certain number of vectors. When the scalars C1, C2, C3 are exist, then it shows that so this linear combination is exist. तो हमें इस क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर है वो डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हम इनडायरेक्ट अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। क्या इनडायरेक्ट हमारी अप्रोच होती है, जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स के टर्म्स में आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है उनको हम नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, से x1, x2, x3, xn और अल्फा1, अल्फा2, अल्फा3, अल्फाn, और जिस वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है उसको हम कोई y मान लेते हैं और फिर इस तरह से इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। क्योंकि प्रत्येक टर्म की डिग्री 1 है इसलिए इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाता है, लीनियर एक्सप्रेशन कहा जाता है। एक तरह का ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और जब आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद C1, C2, C3, Cn की वैल्यू निकालने में समर्थ होते हैं या एग्जिस्ट होती है, तब इससे इस बात का सत्यापन हो जाता है कि आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो वैलिड है, करेक्ट है, एग्जैक्ट है, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं होता है। मोहम्मद जुबैर, अब इसके इसी टर्म से रिलेटेड एक और टर्म्स को हमने कल आपको बताया था जिसका नाम है लीनियर रिस्पॉन्स से क्या मतलब होता है, किसी वेक्टर स्पेस के लीनियर रिस्पॉन्स से क्या सेंस होता है। क्योंकि ये जो टर्म है आगे जब हम बेसिस को डिफाइन करेंगे वेक्टर स्पेस का, तब उसके लिए ये एक बेसिक कंडीशन होती है।
तो इसका तरकीब क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, वही हम यहाँ पर सेकंड स्टेप के थ्रू समझने जा रहे हैं। कल हमने समझा, आज फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। एस कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स हमें दिया हुआ है, बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस वी। वेक्टर स्पेस एक टू बाइनरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब कोई एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ में जब दो बाइनरी ऑपरेशन एक साथ एसोसिएटेड होती हैं, तब इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह का जो ब्यूटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस नॉन एम्प्टी सेट विद अलोंग विद देयर बाइनरी ऑपरेशन, उसी को हम लोग ऐसे इन जनरल फॉर्म में लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन of x1, x2, x3, xn is called the spawn of set S. फिर वो सेट जिसमें कि इन वेक्टर्स के इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन आते हैं, वही आप लोग ऐसे सेट को इस वेक्टर स्पेस का लीनियर स्पॉन कहा जाता है, सिंपली स्पॉन ऑफ द सेट S कहा जाता है। इसका मतलब हम यदि और इसको गहराई से समझना चाहें तो हम इस तरह से इस टर्म को समझते हैं कि जब हम इस वेक्टर स्पेस के प्रत्येक एलिमेंट को इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से जब हम लिखने में समर्थ होते हैं या एग्जिस्ट होता है, तब उस केस में ऐसा सेट इस फैमिली के लिए, इस बाइनरी स्ट्रक्चर के लिए, इस वेक्टर स्पेस के लिए स्पान का काम करता है। ऐसे सारे सेट होते नहीं हैं, उनमें से कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो ये सब चीजें हम लोग एग्जामिन करते हैं, तो इसके लिए हमें ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसको समझना जरूरी होता है, इसलिए मैंने ये टर्म्स को आपके सामने पहले एक्सप्लेन किया है। तो आते हैं हम लोग, अभी हम लीनियर कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन करते हैं। डिस्कस द वेक्टर्स 1 2 3 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, या एग्जामिन दैट द वेक्टर 1 2 3 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 1 1 2 minus 1 1 1 minus 2 and 5. Okay. So let us assume that the linear combination B जो भी वेक्टर जिसको यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में y की जो वैल्यू दे रखी हो क्या है, 1 2 3 है। x1 x2 x3 की जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये आपके लिए एक x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन करते समय C1 C2 C3 की जगह A1 A2 A3 ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखना है वो स्केलर लीजिएगा जो आपको यहाँ पर दिए नहीं हो क्वेश्चन में, ताकि दोनों चीजें एक साथ मिले नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ओके, ये बात इसको स्टार्ट करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टूडेंट को इस चीज को समझने में कोई भी आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, हैंड रेस कर सकता है। मैं रुका हूँ कुछ सेकंड के लिए, फिर मैं आगे इसको एक्सप्लोर कर रहा हूं। ये किसी को कोई शक, शंका? नो सर, कोई शक नहीं है। क्लियर कट, चलिए आगे बढ़िए। अब कुछ नहीं है, देखिए जो लीनियर अलजेब्रा का काम था वो कंप्लीट हो गया इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद कंप्लीट हो गया। अब जो भी जॉब बचा है वो जस्ट एक अलजेब्रा का है, सिंपल अलजेब्रा का है। कहने का मतलब नहीं सर, अभी तो हमारे पास ये एक स्केलर है और एक पूरा वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये एक स्केलर है, ये एक वेक्टर है, ये एक स्केलर है। ओके, तो किसी स्केलर का किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कभी कल भी बताया था मैंने, आज फिर से बता रहा हूं मुझे। उसी तरह से जैसे कि अपन किसी एक मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम वेक्टर में ये बात डील करते हैं, वेक्टर के साथ जब ये बातें डील करते हैं तो हमें प्रत्येक मेंबर्स को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। जब तक ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जामिनर अपनी इच्छा से डिफाइन नहीं करे, तब तक आप अपने माइंड में यही पिक्चर रखेंगे इस चीज का, यही टूल रखेंगे कि कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस में डिफाइन होता है। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर डिफरेंट ऑपरेशन देता है और वो उस डिफरेंट तरीके से आपको डिफाइन करके बोलता है और फिर वेरीफाई करने के लिए बोलता है। ठीक है, ओके गाइस, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कोई और डेफिनेशन यहाँ पर दी नहीं है। यूनिक डेफिनेशन जो है मैंने आप जो बताई है उसी को अप्लाई करना है, कहने का मतलब ये है। तो 1 2 3 लेफ्ट साइड का वेक्टर एज इट इज लिखा, ये एक ट्रिपलेट है,
जिसको आप लोग 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको 3 पॉइंट, ये तीन एक पॉइंट है जिसके तीनों दिशाओं में कंपोनेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, उससे आप शो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो 1 2 3 लेफ्ट साइड का, फिर अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, a into 1 a1 a into 1 a1 a1, फिर इसमें a2 का गुणा करिए, 2 into a2 minus 2a minus a2, और फिर a2 into 1 a2, फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए a3 minus 2a3 5 ऑफ a3। थोड़े समय बाद आपको ऐसा लगेगा अरे सर कितना सबसे सरल चैप्टर यही है। ओके गाइस, सिंस बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, इस रूल को बता दीजिए, और इस रूल को बताने के बाद फिर अगली स्टेप आएगी हमारे पास, राइट हैंड साइड में 1 2 3 वेक्टर्स हैं, उनके बीच में कौन सा साइन है, एडिशन। तो हमें यदि यहाँ पर एग्जामिनर ने कुछ मेंशन नहीं किया है कि एडिशन कैसे डिफाइन होता है वेक्टर्स का, तो जो हमने अभी तक आपको असूल बताया है वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते समय, वो यहाँ पर असूल वही रूल यूज करना है, अप्लाई करना है, वही टूल अडॉप्ट करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड ऑन कर दीजिए तो आपको वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी मिल जाएगी, वही वेक्टर एडिशन होता है। तो पहले वाले वेक्टर का पहला कंपोनेंट क्या है, a1, दूसरे वाले वेक्टर का पहला कंपोनेंट क्या है, 2a2, 2a2 तीसरे वाले का क्या बेटे, पहला कंपोनेंट, सेम पोजीशन के एलिमेंट ऐड होते हैं, उसी तरह से जैसे कि आप दो मैट्रिक्स का सम करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, नहीं। ओके, तो देखिए पहली पोजीशन के एलिमेंट तीनों वेक्टर्स के जुड़ गए, फिर दूसरी पोजीशन के देखिए जुड़ गए ना, सो a1 प्लस ऑफ माइनस, जो कि माइनस माइनस है इसलिए माइनस हो जाता है, फिर इसके बाद -2 ऑफ a2 a3, फिर इसके बाद a1 प्लस a2 प्लस 5a3। अब इसके बाद वही बात आ रही है, देखिए भाई लेफ्ट साइड में ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट मतलब एक वेक्टर है जिसके कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट। यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए ये भी एक वेक्टर है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3। 3 दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, जब उनके सेम डायमेंशन हो, और साथ में डायमेंशन को ही हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, ऑर्डर सेम हो। और मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं, दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं बेटे, जब दोनों का दोनों साइड में ऑर्डर सेम होता है। बोले सर आप बराबर कैसे कह रहे हैं, देख यस सर। दोनों के बीच में देख, ये बराबर का साइन है कि नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है। सर उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए सर, ऑर्डर मैट्रिक्स में भी। तो आप देख रहे हो पहले वाले जो लेफ्ट साइड में वेक्टर है उसका ऑर्डर कितना है, 3 है। 3 ऑर्डर का मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है बेटे। तो ये 3 हुआ लेफ्ट साइड का, राइट हैंड साइड में भी आपको वेक्टर दिया है, लिखा अभी हमने ऑब्टेन किया है, एक एलिमेंट ये, एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, तो इसमें भी 3 कंपोनेंट्स है। इसका मतलब जो इक्वलिटी की जो कंडीशन होती है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो बस आप कुछ नहीं करना है बेटे, इक्वेट कर दीजिए। तो पहला एलिमेंट ये इसके बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होना चाहिए, होना ही चाहिए, तीसरा एलिमेंट तीसरे के बराबर होगा, और फिर इसके बाद हम सिंपल अलजेब्रा को अप्लाई करेंगे। कितनी इक्वेशन मिलेगी बेटे, तो वो यहाँ पर हमने उसको भी इलस्ट्रेट कर दिया है आपके लिए, ताकि आपको एग्जामिनर एक नंबर भी आधा नंबर भी काट करने का कोशिश नहीं करे, गुंजाइश नहीं हो। इस तरह से प्रेजेंट करना है सभी को, कोई सी भी एग्जाम हो, टेस्ट हो, सब्जेक्टिव एग्जाम जब भी दोगे उसमें ये चीज ध्यान रखोगे। ऑब्जेक्टिव के केस में तो कुछ नहीं होता, आपने रफ वर्क कर लिया, फटाफट कैलकुलेशन कर लिया और आंसर से मतलब होता है, करेक्ट आंसर से मतलब होता है। लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम देते समय ये बात बहुत ध्यान देने की, भले बुक में नहीं दी हो, लेकिन अपने को जो मैंने आपको तरकीब बताई है उसी को अडॉप्ट कीजिएगा, इससे कभी समस्या नहीं आएगी भविष्य में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट में नोट कर लीजिए। और इसको बढ़ा सकते हो, इसका सॉल्यूशन की स्टेप और बढ़ा सकते हो, कि आप कैसे बढ़ा सकते हो कि जो वेक्टर दिया है इसको y मान लीजिए और इनको x1 x2 x3 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और फिर इसके बाद ये स्टेप लिखिए। इस तरह से और स्टेप आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मिनिमम है, जितना बता रहा हूं उतनी मिनिमम है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कहने का मतलब। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखो जरा नेक्स्ट स्टेप क्या है,
वही चीज जो हमने आपको पिछले स्लाइड में समझाई, एक्सप्लेन की मैथमेटिकली, कि दो वेक्टर्स कब बराबर होते हैं, दो टपल्स कब बराबर होते हैं, जब उनके सेम पोजीशन के एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो वही किया मैंने, पहला कंपोनेंट 1 के बराबर, दूसरा कंपोनेंट 2 के बराबर, तीसरा कंपोनेंट 3 के बराबर। अब इसके बाद मैं जरूर कहूंगा, ये जो क्वेश्चन है एक सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन का आपके सामने दिख रहा है, जिसमें 3 अननोन्स है आपके पास, एक A1, दूसरा A2 और तीसरा A3। अभी फिलहाल आपके दिमाग में इस सिस्टम को, इसको बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम क्यों बोलते हैं? सिस्टम मतलब फैमिली। फैमिली किसको बोलते हैं? जिसमें एक से ज्यादा मेंबर होते हैं। तो यहाँ आपके पास कितने मेंबर है दिख रहे हैं? ये दूसरा, ये तीसरा। इसको एडवांस भाषा में सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन कहा जाता है। जैसे आपके एक्स वाई जेड होते थे कि नहीं, x1 x2 x3 xn होते थे कि नहीं, उसकी जगह यहाँ पर क्या है? a1 a2 a3। ओके, तो आप ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे? ये आपने बोलूं तो मैं, आप कौन सी क्लास से इससे सिस्टम को सॉल्व करते आ रहे हैं? 11वीं में आपने कुछ और टेक्निक सीखी थी, 12वीं में थोड़ा सा और एक टेक्निक सीखी थी जिसका मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, और उसके पहले स्कूल टाइम पे लाइन डाउन लेवल पर 8वीं के पहले आपने इसको 3 मेथड सीखी थी। कौन कौन सी याद करो जरा? एलिमिनेशन की, सब्ट्रैक्शन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। आप क्या करते थे? आप ये 3 अननोन की जो इक्वेशन होती थी उसको दो दो अननोन में परिवर्तित करते थे। तो इन दोनों को आपस में इंटरटेन करके 2 अननोन में बनाते थे, फिर इन दोनों को लेके 2 अननोन में बनाते थे, फिर जब 2 अननोन में इक्वेशन आ जाती थी तो उनको आपस में सॉल्व कर लेते थे। तो ये काम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है? और फिर इस क्लास में आखिरी यूनिट में आपको एक और नई टेक्निक सिखाऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एडवांस मैट्रिक्स अलजेब्रा के जो टॉपिक्स हमें पढ़ना है इस यूनिट के बाद, जो कि लास्ट यूनिट है, जो कि लेंदी है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है हमारे पास। तो ऑन सॉल्विंग द अबव इक्वेशन, सभी लोगों के पास कॉपी है, नोटबुक है, सॉल्व करें जरा। a1 की वैल्यू मिलेगी आपको 2, a2 की वैल्यू मिलेगी -2/3, a3 की वैल्यू आपको मिलेगी 1/3। ये पार्ट आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सभी लोग वेरीफाई कीजिए, ठीक है? अब आप देख रहे हैं सभी की वैल्यू एक वैलिड है, एक वैलिड क्वांटिटी है, एग्जिस्टेंस में है, सारी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो सही हुआ। क्या अजम्पशन लिया था बेटे अपन ने? लीनियर कॉम्बिनेशन वाला। तो ये वेक्टर आपका y हो गया, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ। यहाँ पर a1 की जगह a1 की वैल्यू रख दीजिए, a2 की जगह a2 की वैल्यू रख दीजिए, a3 की जगह a3 की वैल्यू रख दीजिए। दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन ऑन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। और जब ऐसा किसी वेक्टर स्पेस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हो जाता है ना, तब हम लोग ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है उसको उस वेक्टर स्पेस का स्पॉन कहते हैं। तो हमें सारे एलिमेंट्स लेना नहीं होते हैं, हमें कोई भी एक ऑर्बिटरी एलिमेंट लेके यदि आप ये कंडीशन फुलफिल कर देते हैं तो उससे इसका स्पॉन होना वेक्टर स्पेस का प्रूव हो जाता है। तो चलिए आगे हम डेफिनेटली इसकी भी और बात करेंगे। अभी हमारा जो टाइम है, हमें एक टर्म और सीखने को बोल रहा है। वो अगली टर्म आ रही है लीनियरली डिपेंडेंट एक्सक्यूज मी सर, इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस। हाँ कहिए। सर ये A1 और A2 A3 की वैल्यू कैसे निकाली सर? ये बोला मैंने आपको, अभी कुछ प्रोसीजर समझाया था मुझे। ये 3 इक्वेशन आपको दिए, 3 अननोन्स में है, तो आप क्या करेंगे? एक समय में 2 अननोन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? 3 अननोन वाली जो मेथड है अभी मैं आपको इस क्लास में ही 5th यूनिट में सिखाऊंगा, ठीक है? जब आप वो मेथड सीख लेंगे तब आप चाहें तो आपके पास ऑप्शन ओपन है, आप उस मेथड से भी डायरेक्ट इन इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी फिलहाल जो आपने अभी तक की जो क्लासेस में इस तरह की 3 अननोन की जो इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड सीखी है, बस उसी को यूज करना है। मतलब इस अभी तक की क्लासेस मतलब स्कूल लेवल का, ठीक है? क्योंकि अभी जो मैथ्स की क्लास चल रही है उसमें तो अभी इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो यूनिट आई नहीं है। वो यूनिट हमारी इसके बाद की 5th यूनिट है, ठीक है? तो अभी फिलहाल की स्थिति में आपको मैंने हिंट भी दे दिया है
आप देख रहे हैं यहाँ पर A1, देखो इसमें भी A1 है, ऐसे ओरली बता देता हूं आपको। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो A1 से A1 कट जाएगा, A2 और A3 में एक इक्वेशन मिल जाएगी ना, बोलो। यस सर। फिर इसके बाद ये दोनों को एक बार ले लिया आपने, अब इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या लेना है आपको, एक और A2 और A3 में इक्वेशन बनाना है। तो A2 और A3 में एक और इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करते थे, बाद की दो इक्वेशन लेते थे। तो अपन क्या करेंगे, ये दूसरी वाली जहां पर लेजर पॉइंटर है, इसको 2 नंबर बोलना है, इसको 3 नंबर बोलना बेटे, इनको भी इसके साथ घटा देंगे, तो A1 से A1 कट जाएगा क्योंकि कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो आपके पास एक A2 में इक्वेशन मिल जाएगी, जिससे A3 का मान हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाए, फिर A2 का मान आ जाएगा, और फिर A1, A2, A3 का मान आ जाएगा, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो A1 का मान मिल जाएगा। मैंने आपको A1 का एलिमिनेशन बताया बेटे, आप A2 का भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर, चॉइस इज योर। आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप A3 का एलिमिनेशन कर सकते हैं, आप A2 का कर सकते हैं, आप A1 का कर सकते हैं, तीनों आपके चॉइस करता है। जो आपको कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए वजन चुकाना है, इजी लगेगा, आप वो जॉब यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। वेरीफाई कीजिएगा और ये वैल्यूज आप फाइंड करिएगा, कि आपको सॉल्व करके बताना है एग्जामिनर को, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिखना नहीं है, ठीक है। अभी मैं भले आपको आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसलिए ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप में से किसी के दिमाग में एक और आइडिया आ रहा होगा, सर देखिए मैं A2 को कैंसिल कर सकता हूं, इन दोनों को यदि दूसरी और तीसरी को जोड़ूंगा तो A2 कैंसिल हो जाएगा, एक इक्वेशन मेरे को A1 और A3 में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं बेटे। फिर आपको A1 और A3 में एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगी ना, तभी तो तुम्हारे को दूसरा आंसर मिल पाएगा कि नहीं, बोलो। अरे आपके पास 3 अननोन है बेटे, और आपके पास 3 इक्वेशन है, तो एक समय में आपको 2 अननोन के बीच में इक्वेशन होना चाहिए। अभी तक का जो नॉलेज है उसकी बात कर रहा हूं बेटे, अभी इसके बाद फिर मैं एडवांस नॉलेज और दूंगा 5th यूनिट में, ठीक है, जिसको अपन मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। तो उस मेथड को सीखने के लिए उसके पहले भी कुछ बेसिक चीजें सीखना होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल यदि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी तक के जो आपने दिमाग में जो टूल्स अभी आपको मैंने रिकॉल किए स्कूल लेवल तक के, वो अडॉप्ट करके इसका आंसर दीजिएगा। और जब आप फाइनल एग्जाम देंगे तो उसमें आपका पूरा यूनिट कवर होगा, सारे चैप्टर्स कवर होंगे, तो उस समय आप जो 5th यूनिट आपको सिखाएंगे हम लोग, उसका टूल इस टूल की जगह अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी लिमिटेशन के, ना केवल इस क्लास में, अगली क्लास में भी, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी, और दूसरे सब्जेक्ट में भी, जहां जहां पर आपको जरूरत पड़े आप इस टूल को अडॉप्ट कर पाएंगे, ओके। चलिए अभी सर हमारी एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? कौन सी एग्जाम की बात करो बेटे, फाइनल एग्जाम? सर सेम एग्जाम जी। अभी तो ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आया नहीं है, बाकी सेमेस्टर के लिए अभी चल रहा है। जैसे ही कुछ आएगा तो हमारे एग्जाम डिपार्टमेंट से पब्लिक नोटिस पे आपके लिए नोटिस आ जाएगा, उसकी आप चिंता नहीं करें, आप अपनी तैयारी अकॉर्डिंग टू यू क्या हो सकता है सर? आप अपनी तैयारी करते रहे बस बेटे। सर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है सर? मैं कुछ आपको कंफर्मली प्रिडिक्ट कर नहीं सकता, मेरे सामने दोनों ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। सर प्रेडिक्शन तो कंफर्म होता ही नहीं है ना सर MST सर, क्या बता दीजिए वन बुक होगी यार सर सेकंड MST। केमिस्ट्री तो कैलेंडर में डेट जो दी है उसके अकॉर्डिंगली होंगी आपके मंडे से, ठीक है। 15, 16, 17 फरवरी आप सभी लोग अपना एक एकेडमिक कैलेंडर का प्रिंट आउट जरूर रख लो अपने पास, ताकि आपको उसमें अदर एक्टिविटीज के बारे में पता चलता रहे रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। हम लोग पब्लिक नोटिस के थ्रू तो आपको इक्विपमेंट कराते हैं समय के साथ में, ठीक है। तो चलिए अब हमें एक सर ऑनलाइन होगी तो ऑफलाइन? अभी तक तो ऑफलाइन का कोई नोटिस आया नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ऑनलाइन ही होना है, ठीक है। यदि ऑफलाइन का आया तो ऑफलाइन का मैसेज किया जाएगा वेल इन एडवांस, ठीक है। सर एमएससी सेकंड का सिलेबस क्या है? अभी आपका जो सर एमएसटी 2 का सिलेबस क्या है सर? 3rd यूनिट तो कंप्लीट टॉपिक्स हैं, और 4th यूनिट में जितने टॉपिक्स आपके फ्राइडे तक कंप्लीट होंगे उतने टॉपिक्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, ठीक है, 4th यूनिट में से, ठीक है। आपको सिलेबस भी कम्युनिकेट कर दिया जाएगा वेल इन एडवांस में। 10 मिनट का टाइम अपडेट कर रहे हैं, जरा हम इस टूल को और सीख लें, ओके गाइस, क्योंकि हमें 5th यूनिट में काफी टाइम लगेगा, बहुत सारी बातें तुम्हें नहीं सिखाना है मुझे, जो आपको
12th क्लास में जो मैट्रिक्स अलजेब्रा आपने टर्म्स सीखी हैं उसी के बेसिस से हम उसको आगे बढ़ाएंगे और भी नए नए टूल्स सिखाएंगे। हाँ बोलिए बेटे, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मेरी बात पूरी नहीं हो जब तक आप बीच में मत बोलो। वही सर, वो बच्चा भी एग्जाम का ही पूछ रहा था, एंड सेमेस्टर की। बस तो हो वो गया। क्या बाहर हो गया था जब मैं बोल रहा था कुछ? जी सर, शायद बाहर हो गया होगा, मैसेज आया चलिए था। कोई बात नहीं। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है क्योंकि टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए, लीनियरली डिपेंडेंट, जरा इसका चिंतन करिए, इसका सोच विचार करेंगे, आप खुद इस पर थोड़ा अपना ध्यान आकर्षित करेंगे तो आई थिंक सो कुछ आंसर तो इसके बारे में मिल सकता है बिना किसी हेजिटेशन के। देखिए बेटे, अभी अपने सेट के बारे में सीखा। सबसे पहले आप वेक्टर स्पेस को समझते हैं तो उसके पहले सेट के बारे में सीखते हैं, ठीक है। फिर वेक्टर्स को भी आपने सीखा और सेट के बाद वेक्टर्स को सीखा। फिर इसके बाद इस क्लास में आके आपने वेक्टर स्पेस को समझा और फिर इसके बाद, इसके पहले मैंने आपको इससे रिलेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन एक नया टर्म्स को भी आपको समझाया। अब आपके सामने एक नई बात आ रही है, डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंस। हम यहां से ये दो शब्दों को बाहर करें, एक तो डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। फिर रही बात लीनियरिटी की, वो मैं बाद में आपसे आंसर दूंगा इस चीज का, और फिर सबको एक साथ जब मिला देते हैं तो एक नई चीज बन जाती है। ओके, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ये तो सभी लोग वेल एक्वेंटेड इन दो शब्दों से। यदि कोई क्वांटिटी है, यदि कोई चीज है, वो या तो स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, नहीं तो डिपेंडेंट होती है। क्या इन दोनों में से कोई दोनों होती है? No, क्या sir. दोनों होती है? No, sir. डिपेंडेंट भी होती है और इंडिपेंडेंट भी होती है, ऐसी भी चीजें होती है क्या कुछ? No, sir. No, एक sir. समय में मैं बोलूंगा, आप उसको अपडेट करेंगे भाई, एक समय में या तो डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी। जो किसी पे आश्रित होती है उसको डिपेंडेंट बोलते हैं और जो उस पर आश्रित नहीं होती उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। अभी हम आपसे बात करें जॉब की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से। अभी आप फिलहाल, आप में से काफी स्टूडेंट्स हो सकता है कुछ इंडिपेंडेंट पहले से हो गए हैं, मतलब वो कुछ जॉब करने लगे हैं, कुछ ऐसे जॉब करने लगे हैं जिसमें पेरेंट्स की उनको जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं, पेरेंट्स की सभी को जरूरत है। मैं जॉब के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, पैसे के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि हाँ, अभी आप डिपेंडेंट हैं। किस पर डिपेंड कर रहे हैं? पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? इन्हीं डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंटी की बात कर रहे हैं। वेक्टर स्पेस हमारे लिए फादर है, वेक्टर स्पेस हमारा फादर है। ओके गाइस, व्हाई से लीनियरली? लीनियर इस सेंस में क्यों कह रहे हैं? ऐसा कुछ शब्द अभी तक तो लाइफ में हमने कहीं यूज नहीं किया कि यूज किया बेटे? अरे सब लिखा दूंगा, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा इससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातें, बेसिक चीजें तो सीखे, समझे, फिर टर्म को समझने में कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी। लीनियरिटी की लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी केवल हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में जानते थे, है ना। लीनियरली का मतलब किस सेंस में है? देखो बेटे, चूंकि ये टर्म्स हमारे इन जनरल फॉर्म में आना है, हमें इसका इन जनरल टूल सीखना है, समझना है, तो इसका जो कनेक्शन है डिपेंडेंसी का, इंडिपेंडेंसी का, ये लीनियरिटी से संबंधित है। तो आप चूंकि अभी की क्लास में, मैंने कल की क्लास में और आज की क्लास में आपको लीनियर कॉम्बिनेशन को सिखा दिया है, तो इस बात को समझने में आपको कुछ सेकंड का ही समय लगेगा। देखो कैसे, देखो कैसे। दिस सेट ऑफ वेक्टर्स से s इक्वल टू x1 x2 xn, मान लिया कोई एक सेट दिया हुआ है जिसमें कितने वेक्टर्स हैं? n वेक्टर्स है। वेक्टर्स मतलब उसके n फैमिली मेंबर्स है। ये कोई एक सेट है जिसमें कितने फैमिली मेंबर्स हैं? n फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, इन अ वेक्टर स्पेस वी is said to be linearly independent, provided that the equation c1 of x1, c2 of x2 plus dot or dot cn of xn equal to a zero vector has only the trivial solution. Trivial solution का मतलब होता है
यूनिक सॉल्यूशन भी कैसा सॉल्यूशन? जीरो सॉल्यूशन। C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू Cn इक्वल टू 0। जब हम इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं और उसको 0 के बराबर एज्यूम करते हैं और इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं एल्जेब्रिकली मतलब लीनियर अलजेब्रा से जब अपन इसको सॉल्व करते हैं, लीनियर अलजेब्रा की जो मेथड अभी आपको मैंने सिखाई बताई, सॉल्व करते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जिसकी राइट हैंड साइड में 0 है और हमें यदि सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 मिलती है तो इससे इस बात का सत्यापन हो जाता है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है ना, ये कंप्लीटली फ्री है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन को टूल्स को अडॉप्ट करके ये बात प्रूव करी जा रही है। इसका जो कनेक्शन लीनियरिटी से है इसलिए। और जब आपको सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 नहीं मिले, अदरवाइज लिख दिया है मैंने आपके सामने, अदरवाइज इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। और जब ये सारे स्केलर्स आपको 0 नहीं मिलते हैं तो बस इसका नाम ही डिपेंडेंसी है, इसको अपन डिपेंडेंट बोलते हैं। तो बस अब आपके सामने इस तरह से कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स दिया होगा और आपसे एग्जामिनर बोलेगा कि एग्जामिन करो क्या वेरीफाई दैट, क्या ये सेट ऑफ वेक्टर्स, शब्द वेक्टर ना यूज करते हुए यदि इस फील्ड में बात कर रहा है, लीनियर अलजेब्रा में बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर्स की बात होगी। क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, इस बात का वेरिफिकेशन कीजिए, एग्जामिन कीजिए। क्या कभी कभी आंसर दिया होता है, बताओ किस कंडीशन में, यदि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछना है तो एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन करता है कि बताइए लीनियरली इंडिपेंडेंट की क्या कंडीशन होती है। यदि कोई सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है तो उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट की क्या कंडीशन होती है और लीनियरली डिपेंडेंट की क्या कंडीशन होती है। तो इंडिपेंडेंसी की आप याद रखो, डिपेंडेंसी की अपने आप याद हो जाएगी। जैसे आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखते हो, इंटीग्रेशन का याद हो जाता है कि नहीं, बोलो। यस सर। अरे कहीं कुछ दिमाग लगाना होता है क्या? हाँ, जब कुछ इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, हमें उस टूल्स को अडॉप्ट करना है तो हम दिमाग लगाते हैं, माइंड लगाते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस दौर में एक आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ ग्राफिकली इस कंसेप्ट को, और फिर इसके बाद में आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी बताऊंगा विदाउट ग्राफ। ओके, जो आपको हमने नोट्स में भी दे रखा है, बता रखा है। कई लोग समझ पाए उसको, आज क्या समझ के अभी जिन्होंने इस टॉपिक को पढ़ा नहीं है वो लोग को समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आज के बाद आप इस नोट्स को देखेंगे तो आपको आसान लगेगा ये टॉपिक्स भी। ओके गाइस, तो देखिए 3 2 एक वेक्टर दिया है, ये दूसरा वेक्टर दिया है -6, -4। डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी के लिए कम से कम हमारे पास 2 वेक्टर्स होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि आपके पास 3, 2 एक वेक्टर है। आप सभी लोग जानते हैं कि 3, 2 की पोजीशन क्या होती है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। यहाँ पे कोई ना कोई डेफिनेटली पॉइंट होगा। ओके गाइस, फिर इसके बाद -6, -4, x की वैल्यू -6 इधर जाती है, y की वैल्यू -4 इधर जाती है। तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट -6, 4 है, जो कि एक वेक्टर है। एक वेक्टर आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है और एक दूसरा वेक्टर आपका नेगेटिव क्वाड्रेंट में है। इसको नेगेटिव क्वाड्रेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। ओके गाइस, तो भाई आप देख रहे हैं ये सब के सब इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। आप इसका लोकस निकालेंगे, इन 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इससे इस बात का सत्यापन है कि आपके जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि ये पॉइंट इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको आप लोग ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। स्केलर्स की वैल्यू हमने ली है अल्फा C1 ऑफ दिस C2 ऑफ दिस इक्वल टू 0। ओके, 2 मिनट।